ओके, सो हेलो आयुर्वेदिक स्टूडेंट और वेलकम बैक टू आवर लेक्चर 2 ऑफ द सीरीज ऑफ चरक संहिता चैप्टर 1, दैट इज दीर्घ जीवितम अध्याय। ठीक है, तो हम दीर्घ जीवितम अध्याय पढ़ रहे हैं और उसमें हम यहाँ पर पार्ट 2 पर हैं अभी। पार्ट 1 में हमने जो है वो कवर कर लिया था 49 नंबर तक श्लोक का। ठीक है, 49 नंबर तक श्लोक पार्ट 1 में कवर कर लिया है। पार्ट 2 में हम जो है वो 50 नंबर के श्लोक से कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, राइट? ओके, यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगेन आई शुड रिपीट कि सारे श्लोक जो है वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं और आपको मस्ट 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 ये टॉपिक जो है वो इन डिटेल कर लेना है, क्योंकि आप ये इन डिटेल करोगे तो फिर आगे वाली चीजें आपको तुरंत तुरंत होती जाएंगी। ठीक है, क्योंकि सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें ही है। तो आपको फास्ट अगर सिलेबस कवर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट चैप्टर जो है अष्टांग का और चरक का, दोनों का जो है आपको कर लेना है इन डिटेल में, राइट? उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम 15 श्लोक जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। समवाय का लक्षण हमने आगे क्या पढ़ लिया था? सामान्य लक्षण, ठीक है, सामान्य गुण कर्म, ठीक है, जो हमारे जो ये 9 द्रव्य हैं, ठीक है, जो 9 द्रव्य हैं, जो कारण द्रव्य हैं, उसमें हमने आकाश पंचमहाभूत ये सब तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन आत्मा मन काल और दिशा, तो उसमें गुण पढ़ लिया, कर्म पढ़ लिया। ठीक है, समवाय सामान्य विशेष और समवाय वाला हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसमें ये पीवी में भी श्लोक आपको काम आने वाला है, तो ये आपको तुरंत जो है वो याद कर ही लेना है और नोट डाउन भी कर लेना अपने नोट्स में। समवायो अपृथक भावो भूम्यादिनाम गुणैर्मत स नित्य यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुणः। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ उनके गुणों का अलग न होना। समवाय का मतलब क्या होता है मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। समवाय का मतलब होता है एटर्नल रिलेशन। ठीक है, एटर्नल रिलेशन, जब से जो चीजें हैं उनका बर्थ हुआ है और जब से वो एंड होंगी, तब यानी कि फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ जो रिलेशन होगा उसको बोलेंगे हम समवाय रिलेशन। कुछ भी कोई भी चीजों के बीच में। ठीक है, अब वो चीजें कौन सी है वो एग्जाम्पल में देखेंगे। उसको क्या कहते हैं हम? समवाय कहलाता है। यह संबंध द्रव्य और गुण के बीच स्थायी और नित्य होता है। स्थायी मतलब क्या? स्टेबल रिलेशन होगा, और नित्य मतलब कभी भी अलग नहीं होगा। जब जितनी बार उनका बर्थ होगा वो उनके साथ जो है वो रिलेशन में रहेंगे। समवाय का स्वरूप क्या होता है? द्रव्य और उनके गुणों का ऐसा संबंध जो अलग नहीं हो सकता। एक द्रव्य और उनके गुण, उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो कैसे होता है? समवाय होता है, मतलब एटर्नल होता है। कैसे? जो कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कि आपका फोन ले लो या फिर कुछ भी, कोई भी सब्सटेंस ले लो, तब उसका एक गुण क्या होगा कि वो सॉलिड है ना? वो एक सॉलिड है, ये उसका गुण है। अब वो चेंज होगा क्या? नहीं। फोन जितनी बार भी जो भी बनाएगा वो सॉलिड ही फोन बनाएगा, तो उसका जो गुण है वो उससे कभी अलग नहीं होगा। उदाहरण के लिए पृथ्वी का गंध गुण के साथ संबंध। तो पृथ्वी का गुण क्या होता है? मतलब हमारे जो पंचेंद्रिय हैं उस पे जो नाक है, उसमें पृथ्वी महाभूत जो होता है वो डोमिनेंट होता है, राइट? तो उसका गंध के साथ गुण होता है, तो वो कभी भी अलग नहीं होगा, उसे बोलेंगे हम नित्य या अविनाशी। जहाँ द्रव्य है वहां गुण का अस्तित्व निश्चित है, और गुण कभी भी द्रव्य से अनिश्चित नहीं हो सकता। तो गुण और द्रव्य के बीच में कौन सा रिलेशन है? समवाय रिलेशन है। आ रही बात समझ में? ओके, चलो, ये 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि द्रव्य 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो मस्त मस्त पूछेंगे ही, मतलब क्योंकि उनको 10 मार्क्स का क्वेश्चन में पीवी में भी पूछ सकते हैं और ये इसमें भी। ठीक है, संहिता में भी। तो द्रव्य का लक्षण क्या है? ये जो है वो द्रव्य के आंसर में ही लिखना है। यथाश्रिता कर्म गुणाः कारणम समवायत। यथाश्रिता कर्म गुणाः, ये कर्म और गुण, जैसे देखो, जिसमें कर्म और गुण आश्रय लेते हैं, जिसमें कर्म और गुण भी होता है, कोई भी ऐसा द्रव्य, उसको द्रव्य बोलेंगे जिसमें कुछ ना कुछ कर्म होगा, जो कुछ ना कुछ इफेक्ट या कुछ काम करेगा, और जिसका गुण होगा, है ना? जैसे कोई भी जो चीजें हैं वो उनका गुण तो होता ही है, और जो इनका समवाय कारण होता है उसे द्रव्य कहा जाता है। मतलब द्रव्य का इन दोनों के साथ कैसा रिलेशन होगा? समवाय रिलेशन होगा, कभी वो अलग नहीं होंगे। ठीक है, उसको द्रव्य बोलेंगे। आश्रय क्या होगा? द्रव्य वह है जो कर्म और गुण को धारण करता है। द्रव्य की परिभाषा क्या बोलेंगे आप? कि जिसमें कर्म होता है और जिसमें गुण होता है। तो ये आपको जो है वो ये जो है वो श्लोक याद रख लेना है। यथाश्रिता कर्म गुणा, जिसमें कर्म गुण होते हैं, ठीक है, और कारणम समवायित। ठीक है, फिर उसके बाद वैसे ही सेम आ जाएगा गुण का लक्षण, ये भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि आएगा ही समवायितु निश्चय षष्ठ कारणम गुण। क्या? कि समवायितु निश्चय षष्ठ कारणम गुण, गुण के साथ। गुण वह है जो समवाय संबंध वाला हो। गुण मतलब क्या? गुण जो है वो रिलेशन कैसा बनाएगा किसी भी चीज के साथ?
समवाय रिलेशन, ठीक है। जैसे कि द्रव्य के साथ स्थायी रूप से जुड़ा रहता है, ठीक है, द्रव्य के साथ वो कैसा होता है, समवाय रिलेशन में होता है। चेष्टा रहित हो, स्वयं कोई क्रिया नहीं करता लेकिन द्रव्य की पहचान करवाता है। गुण सो खुद कुछ काम करेगा क्या, गुण खुद मतलब ऐसा कि जैसे कि अब कोई जो है वो कोई सब्सटेंस है, वो कैसा है, अभी उसका गुण क्या है, वो गुरु है मतलब हैवी है। तो अब वो खुद कुछ काम करेगा क्या, नहीं। लेकिन एक चीज हैवी रखी हुई है और एक चीज लाइट रखी हुई है, तो फिर उन दोनों में से सेपरेट कैसे करोगे, हाँ भाई के गुण यहाँ पर इसमें क्या है, हैवी है, तो ये इससे अलग हो गया। आ रही बात समझ में, तो द्रव्य की पहचान करवाएगा। ग्रहण में कारण हो, ग्रहण मतलब द्रव्य के अनुभव और पहचान का माध्यम बने, है ना, मतलब इसको हम उसका अनुभव करेंगे कि हाँ इसमें जो गुण है वो ये है, तो इसका एक्सपीरियंस हमें पता चल जाएगा। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, कर्म का लक्षण, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आपको ये मल्टीपल टाइम्स जो है वो आप सिलेबस में आप पढ़ेंगे, तो आपको ये याद अभी अच्छे से ही समझ लेना है, ठीक है, पीवी में भी पढ़ेंगे आप, हर जगह ये आएगा। संयोगेच विभागेच, संयोग यानी कि क्या, कॉम्बिनेशन, विभाग यानी क्या, सेपरेशन, संयोगेच विभागेच कारणम द्रव्यमाश्रितम, द्रव्यमाश्रितम हमने पहले भी पढ़ा था, जिस जो द्रव्य में आश्रित होता है, द्रव्य में होता है। कर्तव्यस्य क्रिया कर्म, कर्तव्य काम क्या है, कर्म का क्रिया करना, ठीक है, कर्म अन्यदपेक्षते, ठीक है, क्या है कर्म, वह है जो संयोग और विभाग, देखो कॉम्बिनेशन किसी भी चीज का, किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन और किसी भी चीज का सेपरेशन, ठीक है, ये जो चीज कंबाइन थी ये जो है वो सेपरेट हो गई, तो ये काम कौन करेगा, कर्म करेगा। गुण करेगा क्या, गुण जो है वो सेपरेट करेगा क्या चीज, नहीं, कर्म करवाएगा। क्या करवाएगा, संयोग या विभाग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कर्म बोलेंगे, ठीक है। और में कारण बनता है, यह द्रव्य में आश्रित होता है, जैसे गुण भी द्रव्य में आश्रित होता है वैसे ही कर गुण भी द्रव्य में आश्रित होता है, वैसे ही कर्म भी द्रव्य में आश्रित होता है, ठीक है। कर्म भी ऐसे कोई सेपरेट चीज है, अब हम ऐसा तो नहीं कि अपने आप ही जो है वो हवा चल रही है, ऐसा नहीं, वो हवा के अंदर वो गुण या कर्म है तब वो चल रही है, अर्थात यह द्रव्य पर आधारित होता है। कर्म अपनी क्रिया के लिए किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता, मतलब कि क्या, किसी चीज पर डिपेंड नहीं होता है कर्म। कर्म गुण पे डिपेंड होगा क्या, नो, कर्म गुण पे डिपेंड नहीं होगा, सिर्फ जो है वो द्रव्य के साथ रहेगा, ठीक है। यह केवल क्रिया का परिणाम है, क्रिया का परिणाम मतलब कि क्या, कुछ काम हमने किया, जैसे कि अभी हमने खाना वगैरह खाया, ठीक है, आपने खाना खाया तो उसका इफेक्ट क्या आने वाला, डाइजेशन होने वाला है, आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है ना, तो ये इसका कर्म हो गया, ठीक है, तो ये परिणाम हो गया उसका, ठीक है, तो ये कर्म होगा। ओके, नेक्स्ट आर इज नाइन्थ टॉपिक, दैट इज व्याधीनम त्रिविधो हेतु संग्रह, मतलब व्याधि के जो त्रिविध हेतु संग्रह है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या बोला इसमें, आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन, आयुर्वेद का क्या है, कार्य धातु साम्यम विहोच्यते, देखो आयुर्वेद का जो है ना एक प्रयोजन हमने क्या पढ़ा, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, ये पढ़ा ना। दूसरा हमारा कार्य है, यहाँ पर आयुर्वेद का प्रयोजन है धातु साम्यम विहोच्यते, धातु साम्य मतलब कि क्या, जो हमारे 7 धातु है बॉडी में उनको बैलेंस रखना। धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रास्य प्रयोजनम, ये हमारे जो तंत्र है उसका प्रयोजन है। आयुर्वेद शास्त्र का उद्देश्य क्या है, शरीर के धातुओं को साम्य में लाना, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। एक तो वो तो कारण है ही शरीर वाला, है ना, लेकिन ये वाला भी है, स्वस्थ स्वास्थ्य तो है ही, ये भी है। इस शास्त्र का प्रयोजन किसी रोग या विकृति को सुधारने के लिए इन धातुओं के संतुलन को पुनः स्थापित करता है ना, संतुलन बनाए रखना है हमारा, ठीक है, दोष भी, वात पित्त कफ भी संतुलन बनाए रखना है और धातु को भी संतुलन बनाए रखना है, ठीक है। रोगों के त्रिविध कारण, 3 रोगों के कारण क्या है, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या न चाति च द्रव्यश्रय द्वया आश्रयाणाम व्याधीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह, 3 जो है वो हमने जो ऊपर पढ़ा हेतु लिंग औषध, वैसे ही काल बुद्धि इंद्रिय, इनका अगर आप कैसे यूज करेंगे, देखो शरीर मन में उत्पन्न होने वाली बीमारियों का कारण है काल बुद्धि इंद्रिय, ये 3 कारण है। ये 3 कारण कैसे हैं, देखो इन विषयों को गलत संबंध यानी कि मिथ्या योग, इन तीनों चीजों का, यहाँ पर देखो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रख लेना है, ये इसमें से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा संहिता में, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आएगा कि रोगों के उत्पन्न होने के कारण क्या है, रोगों के उत्पन्न होने के कारण, आ रही बात समझ में। हमने वहां पर हेतु लिंग क्या पढ़ा था, रोग और हेल्थ दोनों का पढ़ा था, इसमें सिर्फ रोग उत्पन्न होने के कारण है, समझ में आ गया है डिफरेंस। आपको अच्छे से डिफरेंस जो है वो समझ लेना है, क्योंकि संहिता में दिक्कत क्या होती है, बच्चे क्वेश्चन कुछ पूछते हैं और आंसर कुछ लिख के आते हैं,
यही मेन प्रॉब्लम होता है, बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना है। तो अगर उसमें पूछेंगे कि जो है वो अ, रोग और हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, उन दोनों का कारण क्या है, तो हेतुलिंग औषध। और यहाँ सिर्फ रोगों का क्या पूछेंगे तो फिर आपको काल बुद्धि इंद्रिय लिखेंगे। उसका कैसे, काल बुद्धि इंद्रिय रोग होते हैं क्या, नहीं। लेकिन उनका अगर आप मिथ्या योग करोगे, मतलब गलत यूज करोगे, अनुपातहीन यानी कि अयोग यानी कि बहुत कम यूज करोगे इन तीनों चीजों का, काल का यानी कि टाइम का, बुद्धि का यानी कि अपनी इंटेलिजेंस का, और इंद्रिय का जो हमारी सेंस ऑर्गन है उनका कम यूज करोगे तो रोग उत्पन्न होंगे, और उनका अत्यधिक यूज करोगे तो भी रोग उत्पन्न होंगे। आ रही बात समझ में? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज याद रख लेना और इसे नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है। व्याधि व्याधिनम आश्रयम तथा आरोग्यस्य कारणम। व्याधि के आश्रय क्या है, देखो रोग का आश्रय यानी कि रोग रहते कहाँ है, तो शरीर संत सत्व संयग च व्याधीनम आश्रयो मतः तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम समः। शरीर और मन दोनों ही रोगों का आश्रय है। आ रही बात समझ में? हमारी सिर्फ बॉडी में ही हमें डिजीज नहीं होती है, हमारे मन में भी डिजीज होती है ना, जो हमारे साइकोलॉजिकल डिजीज होती है वो। यानी शरीर और मन में ही रोग उत्पन्न होते हैं। साथ ही सुख का भी आश्रय शरीर और मन ही है। किसका आश्रय? सुख का। रोग तो है ही, लेकिन अगर आप सुख भी आप भोग रहे हैं तो वो दो ही चीजों से बोल रहे हैं, एक तो शरीर से, एक तो मन से। जब काल बुद्धि इंद्रिय विषयों का सही संयोग होता है तब सुख का कारण बनता है। जब ये काल बुद्धि इंद्रिय आप अच्छे से यूज करोगे, ज्यादा यूज नहीं, कम यूज नहीं, और उसका गलत यूज नहीं करोगे, तो आप सुख भोग सकते हैं। आ रही बात समझ में? ये आयुर्वेद के हिसाब से है। ओके, 11 टॉपिक है आत्मनो लक्षणम। आत्मा के क्या लक्षण है? आत्मा रोग का आश्रय नहीं। कहाँ पर होता है रोग? शरीर और मन में। आत्मा में होते हैं क्या रोग? नो। आत्मा में कभी भी रोग नहीं होते हैं। ठीक है, ये यहीं पर समझा देखो। निर्विकार है, ये भी आपको श्लोक लिख लेना है, याद कर लेना है। मैंने बोला इसमें मोस्ट ऑफ द श्लोक जो है वो याद करने ही है। निर्विकार, निर्विकार मतलब कि जिसका आकार नहीं। निर्विकार परस्त्व आत्मा सत्व भूत गुणेन्द्रिये चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। ठीक है, दृश्य पश्यति मतलब कि हमेशा वो देखते रहते हैं। क्या है, अभी देखो आत्मा कौन है। आत्मा रोग का आश्रय नहीं होता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन गाइस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। क्या आत्मा का जो रोग होता है वो हमें शरीर और मन में होते हैं, आत्मा में होते हैं क्या? नो। कभी कभार हम ऐसा समझ लेते हैं। आत्मा स्वयं निर्विकार है। निर्विकार मतलब जिसका आकार नहीं है, जिसमें कोई विकार नहीं है। निर्विकार मतलब डिवॉइड ऑफ विकार। निर्विकार मतलब डिवॉइड ऑफ विकार, मतलब दोष से। ठीक है। यानी वह सुख और दुख से मुक्त है। आत्मा में सुख और दुख महसूस होंगे क्या? नो। शरीर और मन में सुख और दुख महसूस होंगे। यह आत्मा सत्व भूत गुण और इंद्रिय से युक्त होती है। ठीक है, ये आत्मा क्या होती है? सत्व भूत और गुण से युक्त होती है। मतलब आत्मा में क्या होते हैं? मन होता है, भूत होता है, गुण होता है, और इंद्रिय भी आत्मा में होती हैं। ठीक है, लेकिन उसमें सुख और दुख नहीं होता है। इन तत्वों के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति होती है। इन तत्वों के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति होती है। आत्मा की वजह से ही ज्ञान प्राप्त होगा। उसमें मन होगा तो ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, उसमें इंद्रियां होंगी तभी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, है ना। नहीं तो आप देख नहीं सकते तो आप कौन सी चीज का ज्ञान प्राप्त करोगे? आ रही बात समझ में? तो आत्मा के ये जो है वो लक्षण आपको याद रख लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपको बहुत बार आएगा। आत्मा नित्य है, यानी उसका अस्तित्व शाश्वत है। आत्मा हमेशा रहती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। ठीक है, और वह सभी चर और अचर जगत को दर्शक होती है। चर और अचर मतलब कि क्या? चर और अचर मतलब जो दिखते हैं, जो नहीं दिखते हैं, ठीक है, उन सभी चीजों को आत्मा देख सकती है। ठीक है, आत्मा क्रियाओं को देखती है, लेकिन स्वयं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा जो है ना वो बॉडी की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करती है। ठीक है, लेकिन आत्मा खुद जो है वो उसके इसका इफेक्ट नहीं लेती, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से सुख दुख से परे है। आत्मा जो है वो सुख दुख से परे है, तो फिर उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, वो बॉडी से काम करवाती है, वो बॉडी को काम को ऑब्जर्व करती है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो आत्मा पर नहीं होता। नेक्स्ट आ रहे 12th टॉपिक, शरीरा और मानस दोष के बारे में विवरण, यानी डिटेल्स अबाउट द शरीर और मनस दोष। तो कौन से शरीर और मनस दोष होते हैं? हमने शरीर और मन जो है वो दो स्टेट देखे जहां पर रोग होते हैं। तो अब देखते हैं इनमें कैसे होता है शारीरिक और मानसिक दोष। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, वायु पित्त कफश्चोक्त शरीरो दोष संग्रह।
शरीर के दोष संग्रह कौन है? वायु पित्त कफ। यहाँ पर पहली बार हमने जो वायु पित्त कफ का जो है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। कौन से श्लोक नंबर में? 57 में, राइट। मानस पुनर्दृष्टो रजस्तम। रज और तम किसके दोष हैं? मन के। एव च। आ रही बात समझ में? शारीरिक दोष कौन से हैं? तो वायु पित्त कफ, ये तीन शारीरिक दोष हैं, यहाँ पर पहली बार मेंशन किया है। ठीक है। फिर इनका संतुलन शरीर में स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। अगर इनको बैलेंस रखोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और इनका असंतुलन रोगों को कारण होता है। तो रोग कैसे उत्पन्न होंगे? इनका ही असंतुलन यानी अनइक्विलिब्रियम हो गया। मानसिक दोष कौन से होते हैं? रज और तम मानसिक दोष होते हैं। ठीक है। इनका संतुलन मानसिक स्थिति और भावनाओं से प्रभावित होता है। ठीक है। इनका संतुलन क्या होता है? मानसिक स्थिति बनाए रखेंगे या फिर भावनाओं से प्रभावित, यानी कि आपकी फीलिंग्स भी जो है वो आपके मन को जो है वो इफेक्ट करेगी। फिर यहाँ पर शारीर एवं मानस रोगों की चिकित्सा सूत्र, यहाँ पर उन्होंने अभी शॉर्ट में आपको उसका ट्रीटमेंट भी बता दिया है। आ रही है बात समझ में? ट्रीटमेंट कैसे, देखो। प्रशाम्य औषधे पूर्वो देव युक्ति वपाश्रय। देव युक्ति वपाश्रय मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। ये जो है वो मन के ट्रीटमेंट है, और ये जो है वो शरीर के। देखो क्या लिखा है? शरीर रोग, शारीरिक दोष या रोग देव वपाश्रय यानी कि ईश्वर की कृपा से, युक्ति वपाश्रय यानी कि सही युक्ति से, यानी कि जो औषधि आप लोगे उससे ट्रीट होगा, उससे शांत होते हैं। इसका मतलब है कि शारीरिक रोगों का उपचार औषधियों, सॉरी, शारीरिक रोगों का उपचार जो है वो औषधियों और चिकित्सकीय ज्ञान के माध्यम से किया जाता है। शारीरिक रोग कैसे ट्रीट होंगे? एक तो युक्ति वपाश्रय, एक तो देव वपाश्रय। ठीक है, यानी कि ईश्वर की कृपा से आप भगवान में बिलीव करेंगे, क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद है वो आस्तिक दर्शन है ना। जो हमने दर्शन पढ़े होंगे पीवी में, तो हमारा आस्तिक दर्शन है जो भगवान के और वेद को मानता है ना। तो उसके हिसाब से जो है वो ईश्वर की कृपा से हम जो है वो डिजीज फ्री होंगे, और अपना जो ट्रीटमेंट हम जो यूज करेंगे उससे हम रह सकते हैं। साथ ही ईश्वर की कृपा और सहारा भी आवश्यक है। ठीक है। मानसिक रोग कैसे ठीक होंगे भाई? उनका ट्रीटमेंट क्या बताया है? तो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि, यानी कि आप कंटिन्यू नॉलेज लेते रहेंगे। ठीक है। आप कंटिन्यू साइंस पढ़ेंगे, आप विज्ञान पढ़ेंगे, चीजें कैसे होती हैं कैसे नहीं होती है पढ़ेंगे, धैर्य होगा आप में, पेशेंस होगा, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, और आप समाधि यानी कि एक योग की जो हमारे संत होते हैं उनकी तरह आप सोच पाएंगे। तो आप जो है वो मानसिक रोगों से मुक्त होंगे। इसका अर्थ है कि मानसिक शांति और संतुलन के लिए व्यक्ति को सही ज्ञान, आत्मविश्वास, आत्म यानी कि कॉन्फिडेंस, ठीक है, धैर्य यानी कि पेशेंस, मेमोरी और ध्यान की आवश्यकता, मेडिटेशन, ये सब करते रहोगे तो आप मानसिक रूप से मुक्त रह सकते हो। आ रही बात समझ में? अब हमने देख लिया है कि वात पित्त कफ क्या होता है, वो तो शरीर के दोष होते हैं। अब उनका डिटेल पढ़ना है हमें। अब क्या पढ़ना है हमें? उनका डिटेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वात का लक्षण और चिकित्सा सूत्र, वात के क्या लक्षण होते हैं और उनकी चिकित्सा क्या होती है ना। तो देखो, वात के लक्षण क्या होते हैं? रुक्ष शीतो, ये सब उसके गुण बताए हैं। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशद खर। ठीक है। विपरीत गुणैर द्रव्येर मारुतम संप्राशाम्यति। ठीक है। वात के गुण क्या होते हैं? तो रुक्ष होता है, सूखा होता है वात, शीतल होता है, ठंडा होता है, लघु हल्का होता है, सूक्ष्म अदृश्य होता है, देख नहीं सकते हम वात को, बहुत ही माइन्यूट होता है, चल यानी कि क्या होता है? हमेशा मूवमेंट करता रहता है, विशद यानी कि क्लियर होता है, और खर यानी कि कठोर यानी कि सॉलिड जो है वो वात होता है। ये सॉलिड आपको है ना याद रख लेना है। ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि अष्टांग में भी जो चीजें हैं वो दे रखी हैं, ठीक है। तो अष्टांग में क्या दे रखा है? तत्र रुक्ष लघु शीत सूक्ष्म चलो अनिलह, है ना। तो उसमें एक विशद जो गुण है वो चरक में मेंशन किया हुआ है, जो अष्टांग में मेंशन नहीं है। ठीक है। जो अष्टांग में मेंशन नहीं है वो चरक में मेंशन। तो ये हमारा एक विशद गुण जो है वो अलग से मेंशन है चरक में, जो आपको एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं कि वात में क्या गुण जो है वो चरक में अलग बताया है। वात का शमन यानी वात को कैसे कम करोगे? तो वायु के इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्य, सामान्य विशेष सिद्धांत जो हमने अभी पढ़ा वन में, क्या कि अगर आपको चीजों को कम करना है ना, चीजों को जो है उसकी क्वांटिटी कम करनी है, तो उसमें क्या कर लो? विपरीत गुण विशेष सिद्धांत का यूज कर लो। यानी कि क्या विपरीत गुण वाले दे दो, जैसे कि ठंडा वृक्ष है तो उसमें से आप
मतलब कि सूखा है तो आप उसमें नमी वाला कुछ दे दो, है ना। शीतल है तो गर्म ग्रीष्म दे दो, ठीक है। लघु है तो फिर गुरु दे दो, है ना। तो उसके विपरीत वाले जो गुण अगर आप दे दोगे तो वात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वात के शमन के लिए उपयोगी होते हैं, इसका मतलब है कि वायु के शमन से ऐसे द्रव को किया जाता है जो इन गुणों के विपरीत हो। इससे गुण के विपरीत वाले जो द्रव्य दे दोगे तो वात का शमन हो जाएगा। सेम अब पित्त का क्या होता है। तो आपको ये दिया हुआ है, सन स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव्य अम्लम सारम कटु। रस कौन सा होता है इसमें, अम्ल रस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, पित्त के गुण क्या है, संस्नेह युक्त यानी कि थोड़ा चिकना होता है, गर्म होता है, तीक्ष्ण होता है ना, तीव्र होता है यानी शार्प होता है, द्रव्य होता है यानी कि लिक्विड होता है, अम्ल यानी कि सौर, सर यानी कि तरल होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, और कटु यानी कि तीखा होता है। तो पित्त कैसा होता है, ये तीखा होता है, ठीक है। अब आपको ऐसे जो भी आप मान लो अब आपको इसमें से तीखा खाना पसंद है तो मतलब आपका जो है वो पित्त लक्षण है ना। पित्त आपकी प्रकृति है, इस तरीके से आप प्रकृति जो है वो मेजर कर सकते हो, राइट। पित्त का शमन कैसे होगा, पित्त का शमन इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्य यानी कि ठंडक, भारीपन, है ना, मीठापन, ये सब ले लोगे तो क्या हो जाएगा, पित्त शांत हो जाएगा। वैसे ही गोज विद द कफ। कफ में क्या बोला है, देखो, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिला। यहाँ पर एक पिच्छिल जो है वो सिर्फ चरक में दे रखा है, अष्टांग में नहीं दे रखा है। आ रही बात समझ में। ओके। श्लेष्मणः प्रशमन यान्ति विपरीत गुणैर गुणाः। ठीक है। तो क्या बोला इसमें, कफ के गुण कौन से हैं, गुरु है, ये जो है वो भारी है, शीत है, ठंडा है ना, मृदु है यानी कि क्या, सॉफ्ट है, स्निग्ध है यानी कि अनशियस है, मधुर यानी कि स्वीट है, स्थिर यानी कि स्टेबल है, और पिच्छल यानी कि क्या है, स्लाइमी है, चिपचिपा है। तो ये जो पिच्छल गुण है ये अष्टांग हृदय से अलग दिया हुआ है इसमें, ठीक है। ओके। कफ का शमन कैसे होगा, तो इन गुणों के विपरीत वाले गुण सो इजी शांत करने के लिए उपयुक्त होंगे। आ रही बात समझ में। तो ये आपको मस्ट याद रख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये वात पित्त कफ के गुण पूछे जाते हैं और आपको पता भी होने चाहिए, नहीं तो आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे। साध्य असाध्यता विकार, ये आएगा आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ये आएगा आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन। साध्यता साध्यता क्या होती है, देखो, साध्य रोगों की चिकित्सा कैसे करते हैं। साध्य जो रोग हैं, है ना, वो मैंने अष्टांग में भी ये जो है वो चैप्टर जो है वो आया हुआ है, टॉपिक आया हुआ है चैप्टर 1 में। ठीक है। तो साध्य यानी कि क्या, जो ट्रीट कर सकते हैं। कुछ डिजीज होते हैं जिनको ट्रीट नहीं कर सकते, जैसे कैंसर। ट्रीट कर सकते हो क्या, नहीं, उसको सिर्फ कम कर सकते हो। अब मान लो जो है वो एचआईवी हो गया, एचआईवी का ट्रीटमेंट है क्या, नो, हमारे पास एचआईवी का ट्रीटमेंट नहीं है। तो वो क्या हो गए, असाध्य रोग हो गए। साध्य मतलब जो कर सकते हैं हम ट्रीट, ठीक है। जैसे अब फीवर आ गया तो ट्रीट कर सकते हो। जब देश, देखो, जब देश मात्रा, मात्रा यानी कि जो बल है, मतलब स्ट्रेंथ है, उसकी मात्रा, शरीर की मात्रा, ठीक है, अग्नि, आप में डाइजेस्टिव अग्नि कैसी है, ठीक है, और काल यानी कि जो डिजीज है वो कौन से स्टेट में है, ठीक है, वो विपरीत गुण वाले औषधियों का उपयोग युक्ति पूर्वक किया जाता है। यानी कि क्या, विपरीत गुण मैंने आपको बताया, जैसे अब आपको डिजीज जो है उसको कम करना है तो डिजीज के जो गुण है उससे अपोजिट वाले गुण को जो है वो हमें लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, डिजीज कम हो जाएगी। अरे बात समझ में, सामान्य विशेष सिद्धांत लगा देना यहाँ पर भी। तब उन साध्य रोगों को शमन और नाश हो जाता है। इसका मतलब है कि जब औषधि का चयन सही तरीके से होता है, विपरीत गुणों के आधार पर किया जाता है, तो रोग ठीक हो जाता है, ठीक है। आपको डिजीज कम करना है तो डिजीज के जो गुण है, आपको जैसे मान लो कि अभी आपको डिजीज है जिसमें आपको जो है वो एसिडिटी हो गई है, मान लो, है ना। तो एसिडिटी मतलब कि क्या, पित्त के गुण है। तो पित्त के गुण कैसे हैं, तो पित्त गर्म होता है ना, चिपचिपा होता है। तो आपको क्या कर देना है, फिर उससे विपरीत वाले गुण ले लेना है, तो आपका क्या हो जाएगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से साध्य रोग हो जाएंगे, ठीक है। सेम गोज विद असाध्य रोग में क्या होता है, देखो, असाध्य रोग जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता के लिए चिकित्सा का उपयोग उपदेश नहीं दिया जाता है। यहाँ पर हमें आयुर्वेद में असाध्य रोगों के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दी गई है। और आयुर्वेद में बता भी दिया है कि ये वाले जो रोग हैं वो भाई असाध्य हैं, इसको आपको ट्रीट नहीं करना है तो नहीं करना है। इसका अर्थ है कि जिन रोगों का इलाज संभव नहीं है उनके लिए उपचार की सलाह नहीं दी जाती है, ठीक है। तो वहां पर हम नहीं, मतलब अपना दिमाग यूज करेंगे, वहां पर सीधा पेशेंट को बोल देना है कि नहीं, हम ये ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। द्रव्यों के गुण कर्म का वर्णन, द्रव्य के गुण कैसे, इसके बाद द्रव्यों के गुण और कर्म, मतलब जो भी द्रव्य का जो भी क्वालिटीज है और उसके जो भी इफेक्ट होने वाला है, ठीक है, वर्णन किया जाएगा, जो विभिन्न स्थितियों के अनुसार उनकी आवश्यकता के अनुसार उपयोग में किए जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर द्रव्य के गुण बताएंगे क्या होते हैं और कार्य बता देंगे अब क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ओके।
सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रस वर्णम। ठीक है, रस वर्णनम। यानी कि अब हमारे जो छह रस हैं, जो छह टेस्ट है, मतलब अब किसी को खट्टा खाना पसंद है, किसी को मीठा खाना पसंद है, ठीक है, मोमोज, किसी को गरम खाना पसंद है, ठीक है। तो अब ये जो रस होते हैं वो कितने टाइप के रस होते हैं, तो वो हम जो है वो देखना है, राइट। एक मिनट। ओके, सो लेट्स बैक टू द रस वर्णनम। रस का वर्णन क्या होता है? रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्य मापः क्षितिज तथा। ये आपको श्लोक जो है वो नहीं करना है, आप अष्टांग का श्लोक जो है वो इजी है, वो यहाँ पर आप कर सकते हो। निर्वृत्तो च विशेषे च प्रत्ययः खाद्यस्त्रयः। खाद्यस्त्रय, ठीक है। तो यहाँ पर रस जो है वो कितने टाइप के होते हैं वो सब यहाँ पर बताया हुआ है, और रस के पूरा जो भी बता देना है, ठीक है। रस का अर्थ क्या होता है? रसना, जीवहा। रस का मतलब ओरिजिनल मतलब क्या होता है? टंग, जीवहा। उसके अर्थ यानी कि रसार्थ, रसार्थ मतलब कि क्या? उसका अर्थ मतलब उसका काम। तो जीवहा का काम क्या है भाई? तो स्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं और उसे रस कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि रस वह अनुभव है जो अपनी जीवहा, रस क्या अनुभव है जो अपनी जीवा के यूज से कर सकते हैं ना, प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि मिठास, खट्टास। ये सब कैसे करोगे आप? अपने टंग से ही करोगे। तो टंग का काम जो होगा वो होगा रस, ठीक है। रस का आधार क्या होता है? द्रव्य, यानी कि जल, पृथ्वी, द्रव्य और जल। यानी कि क्या? रस का कुछ ना कुछ जो है वो पदार्थ होना चाहिए, कुछ ना कुछ सब्सटेंस होना चाहिए, तभी आप उसको टेस्ट कर पाओगे, ठीक है। और जल और पृथ्वी जो है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रस की उत्पत्ति। रस की उत्पत्ति कैसे होती है? जल और पृथ्वी का प्रमुख योगदान होता है। कोई भी अगर टेस्ट होगा तो उसमें रस में जल और पृथ्वी महाभूत जो है वो डोमिनेंट होंगे, तभी उसमें रस क्रिएट होगा, उसका टेस्ट आएगा। अब कोई भी पत्थर है, अब उसका पत्थर का भी तो कुछ ना कुछ टेस्ट तो होता है ना। तो उसका जो है वो स्टोनी जो है वो टेस्ट होता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से आता है? पृथ्वी महाभूत की वजह से, जल महाभूत की वजह से, ठीक है। यानी इन तत्वों के मिश्रण का स्वाद उत्पन्न होता है, ठीक है। इन दोनों के ही मिश्रण से जो है वो टेस्ट उत्पन्न होगा। विशेष ज्ञान और तत्व। रस के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि मधुर, कटु, अभी हम देखेंगे छह टाइप के। ज्ञान प्राप्त करने में वायु और आकाश और अग्नि भी कारण तत्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि रस में जो है वो, क्योंकि हर चीज जो है वो पंच महाभूत से ही बनी होती है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें जल, पृथ्वी है तो बाकी चीजें नहीं है, वो भी होती ही हैं, पर ये डोमिनेंट होती हैं, जो हमें इन अनुभव करने में मदद करते हैं कि कोई पदार्थ कैसा स्वादिष्ट है, ठीक है। रस के कितने टाइप होते हैं? तो यहाँ पर रस के जो है वो छह टाइप होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये जो श्लोक हैं आप उसको अष्टांग का श्लोक याद कर लेना, दैट इज इजी फॉर यू, ठीक है। रसों का कार्य क्या होता है? तो रसों का कार्य होता है स्वादु, अम्ल, लवण, ये तीन रस जो है वो वात को शांत करते हैं, ठीक है। इन वात को शांत करते हैं, ये अष्टांग हृदय में दे रखा है, इसका श्लोक दे रखा है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें। तो आप प्लीज वो वाला वीडियो जो है वो एक बार जाके देख लेना, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए कि जो ये जो रस होते हैं इसको आप सीक्वेंस वाइज रखो याद। क्या? मधुर, अम्ल, लवण। तो मधुर, अम्ल, लवण, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? वात को कम करेंगे। उसके बाद की ये तीन, कटु, तिक्त, कषाय, ये किसको कम करेंगे? कफ को कम, पित्त को, सॉरी, कफ को कम करेंगे, ठीक है। कौन सा? कषाय, कटु, तिक्त। और बीच में इनके नाम दे रखे हैं, ये आपको याद रखना है: कषाय, मधुर और तिक्त। कौन सा? कषाय, ठीक है, मधुर और तिक्त। तो ये जो है वो तिक्त, कषाय और मधुर, ये जो है वो पित्त को कम करेगा। बाकी स्टार्टिंग के तीन वात को, पीछे के तीन जो है वो कफ को कम करेंगे। और फिर उसका अपोजिट भी, अगर ये जो है वो पित्त को कम कर रहे हैं तो ये वात को ज्यादा करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। दोषों के प्रकोपित करने वाला रस, तो दोषों को बढ़ाने वाला रस कौन सा होगा? उससे अपोजिट, इसका जो है वो इसको बढ़ा देगा और इसका जो है वो इसको कम कर देगा। सी, कटु, अम्ल, लवण, ये क्या करेंगे? पित्त को कुपित करेंगे, ठीक है। कटु, अम्ल, लवण, कटु, ये कटु, मैं इसको अलग कलर कर लेते हैं हम लोग, तो इसको जो है वो याद रखने में ज्यादा इजी हो जाएगा। कटु, अम्ल और लवण, ये जो तीन रस बचे हुए थे हमारे, वो किसको करेगा? पित्त को जो है वो करेगा, ठीक है। और वात को जो है वो कौन करता था? वात को पहले के तीन, तो फिर बाद वाले तीन क्या करेंगे? वात को शांत करेंगे, है ना। ये वात को जो है वो कुपित कर देंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? मधुर, अम्ल, लवण, ये तीन लोग क्या करेंगे? वात को कुपित कर देंगे और मतलब बढ़ा देंगे, और कटु, तिक्त, कषाय, ये जो है वो वात को कफ को कुपित करेंगे, सॉरी, कफ को बढ़ा देंगे, और ये जो है वो वात को बढ़ा देंगे। आ रही बात समझ में? कुछ भी नहीं है इसमें,
कुछ कंफ्यूजन टाइप का भी नहीं है, मैं आपको देखो बता देती हूँ एक बार। ये जो फर्स्ट वाले तीन है, वो वात को पहले क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है, वात को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। फिर कटु तिक्त कषाय है, वो वात को बढ़ा देंगे, ठीक है। ये वाले जो है वो वात कफ को क्या करेंगे, वात को कम कर रहे हैं तो कफ को बढ़ा देंगे। और ये वाले जो है वो वात को कम ज्यादा कर रहे हैं तो कफ को कम कर देंगे। सिंपल। बस आपको याद रखना है पित्त के लिए क्या, कषाय मधुर तिक्त, तो वो जो है वो पित्त को शांत कर रहा है, और उसके अपोजिट वाला जो बच जाएगा मधुर अम्ल लवण, वो कफ को, पित्त को जो है वो बढ़ा देगा, ठीक है। ओके। सो लेट्स बैक टू आवर ओरिजिनल कलर। हम्म। द्रव्य जो है वो द्रव्य भेद, द्रव्य भेद यानी कि द्रव्य के कितने टाइप्स होते हैं। तो प्रभाव भेद के द्रव्यों का भेद, यानी कि ये भी आपको श्लोक याद रखना नहीं है, ठीक है। द्रव्यों के तीन भेद होते हैं। दोष को शांत करने वाला, जो आप कुछ भी द्रव्य ले रहे हो तो वो वात पित्त कफ में से किसको शांत करेगा, किसको बढ़ाएगा। धातु को दूषित करने वाला, कौन सी धातु को कौन खराब करेगा, जैसे कि अब मैं बताऊं आपको, रस धातु है तो रस धातु में अगर आप बहुत ज्यादा पॉपकॉर्न वगैरह और ये सब जो है वो रुक्ष वाली चीजें खा लोगे तो वो रस धातु को कम करेगा, है ना, रस धातु को दूषित कर देगा। तो कौन से जो द्रव्य है वो दूषित करेगा धातुओं को, और कौन से जो है वो हमें बॉडी को मेंटेन करेगा, हमारी हेल्थ को, ठीक है। तो वो जो है वो द्रव्यों के तीन भेद हो गए। आ रही है बात समझ में। ओके। उत्पत्ति भेद, द्रव्य के प्रकार कैसे होते हैं, मतलब कि जो हमारे जो प्लेसेस होते हैं ना, जैसे कि हमारे जो पृथ्वी पे अलग अलग जो है वो एनवायरमेंट होता है, तो जैसे कि जांगम हो गया यानी कि एनिमल ओरिजिन हो गया, जो द्रव्य है वो एनिमल ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन और अर्थ ओरिजिन होता है। यानी कि किसी द्रव्य है जो किसी एनिमल से जो है हमने लिया हुआ है, ठीक है, तो वो होगा, उसको जांगम बोलेंगे। जांगम द्रव्य, देखो जांगम द्रव्य औषध कार्य में निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त होती है, जैसे कि मधु। मधु हमें किससे प्राप्त होती है, हनी से, हनी बी से, है ना। गोरस, गोरस यानी कि दूध दही घी, वो सब किससे प्राप्त होता है, गाय से, ठीक है। तो उन द्रव्यों को क्या इन सारे द्रव्यों को क्या बोलेंगे, जांगम द्रव्य बोलेंगे, मतलब कि क्या, एनिमल से एक्सट्रैक्ट होने वाले हैं। फिर सेम गोज विद द पार्थिव द्रव्य, यानी कि क्या, पंच लोहा, है ना, जो कि हमें पृथ्वी से मिलेंगे, जैसे कि चांदी तांबा, है ना, वेग, वंग नाग लोहा, ठीक है, बालू चूना। और औदभिद द्रव्य, औदभिद, ठीक है, इसको अच्छे से प्रोनाउंस करना है, औदभिद द्रव्य जो हमें वनस्पतियों से मिलेंगे। तो उसके चार टाइप हो गए, ये आपको कंपलसरी याद रखना है, इसमें से MCQ आएगा। इसमें से क्या आएगा, MCQ, और वो भी मस्त मस्त आएगा, देख लेना अगर नहीं आया तो, ठीक है। अ, औषधि जो है वो वनस्पति कौन से, देखो वनस्पति ऐसे पौधे जिनके केवल फल दिखाई देते हैं। आपको बोलेंगे कि द प्लांट्स विच हैव ओनली फ्रूट्स, तो क्या बोलोगे, वनस्पति। उनको आयुर्वेद में क्या बोला है, वनस्पति बोला है। जैसे कि एग्जाम्पल भी, फलदार वृक्ष, तो उदाहरण के लिए कौन है, आम, इसमें क्या होते हैं, सिर्फ फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। इसमें फ्लावर्स होते हैं क्या, नहीं होते। पपीता, उसमें भी फ्रूट होता है, पपीता फ्रूट है। केला भी फ्रूट है, उसमें फ्लावर होते हैं क्या, नहीं होते। फिर विरुद्ध, यानी ये जो पौधे जो है वो लताओं के रूप में फैलते हैं। लताओं मतलब आपने जो है वो पी प्लांट देखा है, उसमें जो है वो क्रीपी प्लांट होता है, वो ऐसे क्रीप करता है, मतलब है ना, मतलब ऐसे जो है वो रेंग कर चलता है ना। तो जैसे कि यहाँ पर देखो मटर की लता, यानी कि पी प्लांट की जो स्टेम्स होते हैं वो। तो इन पौधों को क्या है, आकार फैलने वाला होता है, और ये जड़ के रूप में ऊपर की ओर चढ़ते हैं। जैसे कि हमारे जो रूट्स होता है वो जमीन में कैसे ग्रो होते हैं, वैसे ये जो है वो जमीन के ऊपर ग्रो होते हैं, ठीक है, सिमिलर टू द रूट्स। तो उसको बोलेंगे हम विरुद्ध। वानस्पति, वनस्पति तो पता चल गया, वानस्पति ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट हो गया। वनस्पति किसको बोलेंगे, वानस्पति है जिसमें फूल और फल दोनों होंगे, है ना, जिसमें फूल फ्लावर्स भी होंगे और फल भी होंगे। तो वैसे वाले पदार्थ कौन से हैं, दोनों चरण के साथ होते हैं। तो वैसे वाले कौन से हैं, गुड़हल, गुलाब, ठीक है। कुछ सब्जियां जैसे कि टमाटर, तो उसमें फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं, ठीक है। औषधि, तो औषधि यानी कि जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, फल पकने पर जीवन चक्र समाप्त हो जाता है। जो फ्रूट्स होते हैं जिनका जीवन चक्र, यानी कि जो पक चुके हैं, उनका जो है वो लाइफ स्पेन खत्म हो गया है। उदाहरण के लिए जड़ी बूटियां और औषधियां, पौधे जिनका उपयोग मुख्य रूप से उनके चिकित्सीय गुणों के लिए किया जाता है, जैसे कि तुलसी, अश्वगंधा, नीम।
मतलब कि क्या, जिनका फल जो है वो फ्रूट आता है वो पक जाता है और उसके बाद में जो रेमिनेंट होता है उसको हम औषधि के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे औषधि। औद्भिद द्रव्य के गाह्य अंग, यानी कि क्या संख्या में 18 होते हैं, ठीक है। औद्भिद द्रव्यों के प्रयोज्य अंग हैं, इन्हें औषधि गण कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मूलिनी आदि द्रव्यों की गणना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मूलिनी आदि द्रव्यों की गणना, मूलिनी द्रव्य कितने होते हैं? 16, ठीक है। हो, मूलिनी द्रव्य जो होते हैं वो होते हैं 16, ठीक है। ये आपको याद रख लेने हैं। फलीनी द्रव्य कितने होते हैं? 19, ये आपको याद रख लेने हैं। महास्नेह तेल जो है वो होता है 4। लवण जो है वो 5 टाइप के लवण होते हैं, ठीक है। मूत्र जो है वो 8 टाइप के मूत्र होते हैं जो हमारी औषधियों के लिए काम आते हैं। शोधन के लिए वृक्ष 6 होते हैं और दूध जो है वो 8 टाइप का दूध आयुर्वेद में जो है वो एक्सेप्ट किया गया है। दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल फॉर यू, इसमें से मैक्सिमम एमसीक्यू आते ही हैं। अगर आप ये पढ़ के नहीं गए मतलब देख लेना आपके एमसीक्यू अच्छे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना ही है, ठीक है। 16 मूलिनी द्रव्य, 16 मूलिनी द्रव्य होते हैं, तो आपको सिर्फ नंबर याद कर लेना है, ये सब आपको नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको क्या याद कर लेना है? नंबर 16 मूलिनी द्रव्य। मूलिनी मतलब क्या, मैं आपको ये तो ओके चलो, मूलिनी मतलब रूट, रूट्स, ठीक है। मूलिनी द्रव्य यानी कि जो आपके मेडिसिनल प्लांट्स है वो रूट से हम लोग जो है वो लेके आएंगे, तो वो रूट वाले प्लांट जो है वो 16 होते हैं। फल यानी कि जो फ्रूट्स जिनका यूज में आएगा औषधि के रूप में, वो 19 द्रव्य होते हैं, ठीक है। ओके, तो 16 यानी कि वमन के लिए क्या है? बिंबी, षणज पुष्पी, ठीक है, हेमवती, ठीक है। फिर शिरो विरेचन, ये सब क्या है? वमन विरेचन, ये क्या है? पंचकर्म के मेथड्स है ना। पंचकर्मा आपने देखा होगा ना, पंचकर्मा सेंटर्स आजकल बहुत खुलने लगे हैं, ठीक है। तो पंचकर्मा सेंटर्स में पंचकर्म, ये 4 5 कर्म होते हैं वो, ठीक है। तो वो होते हैं वमन, शिरो विरेचन यानी कि नस्य, फिर विरेचन। तो ये सारे जो ड्रग्स हैं, ठीक है, ये सारे जो ड्रग्स उनका किसके बारे में बताया? वमन के लिए कौन सा, शिरो विरेचन के लिए श्वेता नामा, ज्योतिषमती, ठीक है, हस्ती दंती, हस्ती दंती यानी कि क्या? फिर शयानाम, त्रिवृत, ये अभी सब आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर 19 कितने होते हैं? फलीनी द्रव्य होते हैं, बस आपको इतना याद रख लेना है। वमन के लिए क्या, शिरो विरेचन के लिए क्या, और विरेचन के लिए क्या, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका अरगवद जो है वो चैप्टर 2 अरगवद है, ये वाला एक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरगवद जो प्लांट होता है वो विरेचन के लिए होता है, ठीक है। चतुर्विध महास्नेह, ओ माय गॉड, दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। यू कांट मिस दिस गाइस, आई नो, ठीक है। ओके, महास्नेह 4 प्रकार के होते हैं। महास्नेह यानी कि क्या? कुछ भी जो है वो आपकी बॉडी को हमें नरिशमेंट देना है, ठीक है, आपकी बॉडी को हमें नरिशमेंट देना है और थोड़ा ऑयली बनाना है, आपकी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ गई है, तो हम क्या करेंगे? इन चारों चीजों का पेशेंट के लिए यूज होता है। घृत यानी कि घी, तेल यानी कि ऑयल, वसा यानी कि फैट, और मज्जा यानी कि बोन मैरो। ये चारों चीजों का यूज होगा आपकी बॉडी में, क्या? कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए, अगर आपकी बॉडी में रुक्षता बढ़ गई है ना। महास्नेह का उपयोग क्या होता है? पान कर सकते हो, पी सकते हो, अभ्यंग कर सकते हो, इसका बॉडी मसाज कर सकते हो, इससे बस्ती कर सकते हो। बस्ती एक पंचकर्मा प्रोसीजर होता है। और नस्य कर सकते हो यानी कि नेजल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, और ये एनाल एडमिनिस्ट्रेशन होता है बस्ती, ठीक है। बस्ती यानी कि एनल से जो है वो एडमिनिस्टर करवाएंगे, और नस यानी कि नेजल से जो है वो एडमिनिस्टर करवाएंगे, इन चारों चीजों का। महास्नेह के गुण क्या होते हैं कि इनको क्यों यूज करेंगे भाई? तो ये स्निग्ध होता है, मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में अगर ड्राइनेस बढ़ गई है तो हम ये चारों चीजों का यूज करेंगे। बहुत एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख देना। जीवन शक्ति प्रदान करने के लिए होता है, बल बढ़ाने के, आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, ठीक है। वर्ण के शरीर के उपचय को बढ़ाने के लिए, ठीक है। वात पित्त कफह का, ठीक है। तो प्रकोपित वात पित्त कफ को दूर करने के लिए, ठीक है, मतलब वात पित्त कफ बढ़ जाएगा तो। फिर 5 प्रकार के नमक होते हैं। 5 प्रकार के क्या होते हैं? नमक होते हैं। तो 5 प्रकार के नमक कौन से होते हैं भाई? तो यहाँ पर सिर्फ आपको नाम याद रख लेना है, क्योंकि उसमें एमसीक्यू पूछते हैं कि मतलब कौन से, फिर नहीं होंगे। सौवर्चल नमक, सैंधव नमक, सैंध यानी कि वो सेंधा नमक होता है वो, विड नमक, और भिद नमक, और सामुद्र नमक, ठीक है। तो समुद्र का जो नमक होता है, फिर काला नमक होता है, सेंधा नमक होता है, ठीक है, रेह का नमक होता है। तो ये जो है वो 5 टाइप के नमक होते हैं। तो ये सब आपको जो है इनके गुण वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको उनका नाम याद रखना है। तो इनमें क्या गुण होता है? स्निग्ध होता है, गरम, तीक्ष्ण यानी कि शार्प होता है, अग्निदीपक यानी आपकी डाइजेस्टिव को नमक जो है वो बढ़ाता है, डाइजेशन को, इसलिए नमक का उपयोग करता है। तो क्यों कहाँ करेंगे? तो चिकित्सा में करेंगे,
स्नेह स्वेद कर्म के लिए, विरेचन वमन के लिए, निरूह बस्ती के लिए, ठीक है। आहार और मालिश के लिए भी नमक का यूज कर सकते हो, खाने में या फिर अभ्यंग यानी मसाज करने में। शल्य चिकित्सा यानी कि शस्त्र कर्म में भी नमक का यूज होता है, ठीक है, सर्जरी के हिसाब से। अन्य उपयोग क्या होता है, तो वर्ती अंजना, ठीक है, उत्सादन यानी कि उपटन लगाते हैं हम, तो उसमें भी नमक का हो सकता है। रोगों में यानी कि जैसे कि अजीर्ण, इंडाइजेशन, अनाह यानी कि आपको खाना नहीं खाने की इच्छा होती है, तब भी आप नमक का यूज करते हैं। वात विकार यानी वात से जो डिजीज हो रही हो, ठीक है, गुल्म शूल और उदर रोग यानी कि एब्डोमेन से रिलेटेड जो भी डिजीज होंगी तो वहां पर, ठीक है। मूत्रों का नाम क्या होता है, संख्या क्या होती है, 8 प्रकार के मूत्र होते हैं। दिस इज अगेन अ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर यू, ठीक है। आपको खाली इतना लिख लेना है कि मूलिनी द्रव्य, फलिनी द्रव्य, मतलब ये मूत्र कौन सा है, नमक कौन सा, ठीक है। इसका आपको नाम भी याद कर लो तो बेटर हो जाएगा, ठीक है। अविमूत्र, गोमूत्र, अविमूत्र मतलब भेड़ का मूत्र, ठीक है, शीप। गोमूत्र यानी गाय का मूत्र, तो आपको पता ही है कि वो तो यूजफुल है ही। हस्ती मूत्र, हाथी का मूत्र भी जो है वो यूजफुल है। हय मूत्र यानी कि घोड़े का मूत्र, ठीक है, घोड़े का यूरिन, बकरी का, भैंस का और ऊंट का यानी उष्ट्र का। और खर मूत्र यानी कि गधे का, ठीक है। यहाँ पर नहीं अच्छे से लिखा गया है तो मिस्टेक हो गई है, देख लेना आप, ठीक है। गधे का मूत्र जो है वो यूज होता है, ऑल राइट। यहाँ पर सामान्य मूत्र जो है वो उनके बताए हुए हैं, ठीक है। ओके, तो सामान्यतः मूत्रों के गुण क्या होते हैं, ये आपको सबको याद करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछते हैं इतना ज्यादा, ठीक है। सभी मूत्र जो है वो गरम, तीक्ष्ण, अरुक्ष, कटु और लवण रस युक्त होते हैं। मूत्र का उपयोग कैसे होगा, तो बाह्य उपयोग यानी कि लेप स्वेद, ठीक है, उपटन लगाने के लिए। आंतरिक यूज कैसे होगा, तो आस्थापन बस्ती यानी कि एनल एडमिनिस्ट्रेशन में आप करेंगे इसका यूज। पीने के लिए तो है वो कफ, पीने के लिए कब करोगे, जब आप कफ को कम करना हो। वात का अनुलोमन यानी कि वात को नियंत्रित करना हो, ठीक है। और पित्त निकाशी यानी कि गुदामार से पित्त को बाहर निकालना हो, यानी कि पित्त को, वात पित्त कब जो है वो ज्यादा हो जाता है बॉडी में तो उन्हें बाहर निकालना पड़ता है। तो पित्त को अगर बाहर निकालना हो तो ये मूत्रों का यूज होता है, ठीक है। और वो भी कहाँ से, गुदामार से यानी एनस से। रोगों का उपयोग मतलब कौन से रोग में मूत्र यूज कर सकते हो, तो अनाह में कर सकते हो, अगदह में कर सकते हो। विषनाशक, अगदह यानी क्या होता है, विषनाशक। उदर रोग यानी एब्डोमेन, ठीक है, तो अर्श, गुल्म, गुल्म यानी कि डिस्टेंशन वगैरह, पेन, ठीक है। कुष्ठ यानी कि स्किन डिसऑर्डर्स, ठीक है। पांडु, ठीक है, इन रोगों में जो है वो मूत्र का यूज होगा। विशेष गुण क्या होगा, अग्नि दीपक यानी कि क्या करेगा, डाइजेशन को बढ़ाएगा। विषग्न, ठीक है, यानी कि विष को नष्ट करता है। और कृमिघ्न यानी कि जो आंतरी में जो कीड़े होते हैं उनको भी ये खत्म करेगा, ठीक है। इसलिए हम मूत्र का यूज करते हैं। मूत्रों के पृथक पृथक गुण और उपयोग क्या होते हैं, तो भेड़ का मूत्र जो है वो उसके गुण क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं, ये जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर क्योंकि आपको इतना नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपको 8 कौन से मूत्र जो है वो आयुर्वेद में यूज किया गया है और कितना नंबर है, ठीक है, किसका किसका मूत्र है, बस इतना है। बाकी ये जो चीजें हैं ये मैं एक बार रीड कर देती हूँ लेकिन आपको नहीं पूछी जाएंगी। आ रही है बात समझ में। भेड़ का मूत्र क्या है, तो रक्त में तिक्त स्निग्ध, पित्त का अवरोधी, पित्त विकारों के लिए लाभकारी होता है, ठीक है। बकरी का मूत्र क्या होता है, तो मधुर होता है, ठीक है, और सभी दोषों को संतुलित करता है। गाय का मूत्र तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो कुछ रस में कुछ मधुर होता है, ठीक है, दोषनाशक होता है। कीड़ों को मारता है, कुष्ठ रोग से दूर करता है, ठीक है। कंडू यानी कि खुजली जो इचिंग होती है उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल आर गोज लाइक दिस, ठीक है। 8 प्रकार के दुग्ध यानी कि दूध जो है वो 8 प्रकार के भी होते हैं, मूत्र भी 8 प्रकार के हो गए और दूध भी जो है वो 8 प्रकार के हो जाते हैं। तो आपको इनका भी नंबर ही याद रख लेना है, ठीक है। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। और किस किस का दूध यूज कर रहे हैं भाई, तो सेम जिसमें यूरिन, भेड़, गाय, ऊंट, घोड़ी, बकरी, ठीक है, भैंस का, हथनी का, और यहाँ पर गधे की जगह जो है वो स्त्री का दूध जो है वो यूज हो गया, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे 8 प्रकार के दूध होते हैं, ठीक है, जो यूजफुल होते हैं। फिर दुग्धों के सामान्य गुण क्या होते हैं, तो जैसे कि दुग्ध का सामान्य गुण क्या होता है, सारे ही दूध जो होते हैं वो मीठे होते हैं स्वाद में। गुण क्या होता है, तो अंशियस होते हैं, ये ऑयली टाइप के, ठीक है, अंशियस यानी कि न्यूट्रिशन देंगे आपको। शीतल होते हैं यानी कि शीत होते हैं उनके, ठीक है, ठंडे होते हैं ये। विशेष गुण क्या है, दूध को बढ़ाने वाला, ठीक है। ब्रूहण यानी कि शरीर में नरिशमेंट देगा। प्रजनन क्षमता को बढ़ाएगा, ठीक है, अब सेक्सुअल कैपेसिटी को बढ़ाएगा। मेद यानी कि धारण शक्ति बढ़ाने वाला, ठीक है। और देखो बल देगा, शारीरिक देगा मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, मन की शक्ति को प्रदान करेगा, जीवन यानी कि लाइफ देगा आपको, श्रम नाशक होगा यानी कि थकावट दूर करेगा, श्वास कास यानी कि
जो अस्थमा और खांसी की डिजीज होती है, ठीक है। रक्त पित्त यानी कि खून से संबंधित जो भी चीजें होंगी, और भग्न यानी कि फ्रैक्चर जो अगर होगा तो उसमें दूध पान आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन कौन से रोगों में यूज हो जाएगा, तो देख सकते हो, क्षीण क्षय योग, पांडु रोग, अम्ल पित्त यानी कि जो आपको खट्टी डकारें आती हैं, ठीक है। तो उस सब में जो है वो आप इन दूध का यूज कर सकते हो। तो शुक्र दोष, ठीक है, शुक्र यानी कि कम हो गया है तो दूध का पीना चाहिए, ठीक है। मूत्र रोग और प्रदर रोग भी होगा। प्रक्रियाओं में कैसे दूध का कैसे होगा, नस्य में होगा, यानी पंचकर्मा में नस्य जो देते हैं, ठीक है। आलेप में हो सकता है, अवगाह में हो सकता है, वमन जो है विरेचन में है, आस्थापन बस्ती यानी कि अगेन, ठीक है, और स्नेह, तो इन चीजों में जो है वो दूध का यूज होगा, ठीक है। ओके, सो अब तक यहाँ तक रखते हैं हम, ठीक है। श्लोक 114 से जो है वो पार्ट 3 में जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, होप आपको इतना समझ में आ गया हो। अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से सारे श्लोक जो है वो नोट डाउन कर लेना, और सारे श्लोक मैंने जितने बोले हैं उतने याद करने हैं। बाकी आपको ये सब श्लोक जो लास्ट लास्ट के वो नहीं याद करने हैं, जो मैंने टिक नहीं की है, राइट। ओके, थैंक यू।